नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। झमाझम बारिश से हरियाणा सहित उत्तरी राज्यों में गिरा तापमान, जानिए अब कब बरसेंगे बदरा। उत्तर भारत के पर्वतीय और मैदानी राज्यों में बारिश और तेज अंधड़ का दौर 20 से 24 मई के बीच देखने को मिला। वर्तमान में बारिश की गतिविधियां अब बड़े पैमाने पर लगभग थम सी गई हैं। पिछले 4 दिनों से लगातार आए दो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मैदानी इलाकों, खासकर हरियाणा में एनसीआर, दिल्ली में भीषण गर्मी से आमजन को बड़ी राहत मिली है। मंगलवार की रात तक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत से आगे निकल गया है, जिसके कारण मैदानी इलाकों में बारिश की गतिविधियां रुक गई है। हालांकि बुधवार 25 मई को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में दोपहर बाद कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है, लेकिन 26 मई से सभी जगहों पर मौसम साफ हो जाएगा। 27-28 मई से गर्मी और लू की स्थिति वापस से पश्चिमी राजस्थान में शुरू होने लगेगी, जिसका प्रभाव आने वाले दिनों में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के इलाकों में साफ दिखाई देगा। इसी के साथ 28 मई से एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत को प्रभावित करने जा रहा है, जिसकी वजह से हरियाणा व एनसीआर, दिल्ली में एक बार फिर मौसम गतिशील और परिवर्तनशील रहने की संभावना बन रही है। हरियाणा लोकल बॉडी इलेक्शन। हरियाणा शहरी निकाय चुनाव में आप सहित एक और पार्टी की एंट्री। आखिरकार हरियाणा में शहरी निकाय के चुनाव को लेकर सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। एक और जहां भाजपा इसको लेकर पहले ही होमवर्क पूरा कर चुकी है, वहीं जसपा ने बुधवार को एक अहम बैठक बुला ली है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने और लंबा चलने के साफ संकेत दे चुके हैं। दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी अभी से अपनी बिसात बिछाने की शुरुआत कर दी है। इसी बीच इन दो विकल्पों के अलावा राज्य में सिंबल पर चुनाव लड़ने वालों के लिए एक दो विकल्प आम आदमी पार्टी और हरियाणा डेमोक्रेटिक मंच सामने आ गए हैं, क्योंकि दोनों को ही राज्य चुनाव आयुक्त ऑफिस ने मंगलवार को सिंबल अलॉट कर दिए हैं। खास बात यह है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाने और प्रचंड बहुमत आने के बाद से आप नेताओं और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की नजर हिमाचल और हरियाणा पर जमी हुई है। इसी क्रम में केजरीवाल 29 मई को कुरुक्षेत्र में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। पार्टी के सांसद और हरियाणा मामलों के प्रभारी सुशील गुप्ता ने साफ कर दिया है कि राज्य के 4 हिस्सों में 4 बड़ी रैलियां इस दौरान करेंगे। वहीं राज्य चुनाव आयुक्त ने आम आदमी पार्टी के निवेदन पर उन्हें झाड़ू का चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिया है। इसके अलावा पूर्व सांसद राजकुमार सैनी की हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की पार्टी भी मैदान में कूद गई है। हरियाणा से प्रयागराज और बीकानेर के लिए एक नई एक्सप्रेस ट्रेन शुरू, जानिए रूट और समय। भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह के प्रयासों से लोहारू इलाकों के लोगों को प्रयागराज तक एक नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी की सौगात मिली है। हालांकि बुधवार को उद्घाटन रेलगाड़ी बीकानेर से चलकर दोपहर करीब 1:30 बजे लोहारू जंक्शन पहुंचेगी, जबकि यह रेलगाड़ी सप्ताह में 3 दिन प्रत्येक सोमवार, गुरुवार और शनिवार को अपने निर्धारित समय अनुसार दौड़ेगी। स्टेशन अधीक्षक JP गुप्ता ने बताया कि बीकानेर प्रयागराज रेलगाड़ी प्रत्येक सोमवार, गुरुवार और शनिवार को बीकानेर से सुबह 5 बजे रवाना होकर 7:50 पर चूरू जंक्शन, 10:45 पर लोहारू जंक्शन, दोपहर 1 बजे सीकर, दोपहर 2:50 पर जयपुर जंक्शन और अगले दिन सुबह 4:45 पर प्रयागराज जंक्शन पहुंचेगी। इसके अलावा वापसी में रेलगाड़ी रविवार रात्रि 23:10 पर प्रयागराज से रवाना होकर सोमवार सुबह 12:10 पर जयपुर, दोपहर 2:35 पर सीकर जंक्शन, साय 4:50 पर लोहारू जंक्शन, साय 6:55 पर चूरू जंक्शन और रात्रि 22:25 पर बीकानेर पहुंचेगी। हरियाणा सरकार ने किसानों के खाते में भेजे 7,513 करोड़ रुपए। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार किसानों के गेहूं का एक एक दाना MSP पर खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को उनकी फसल का भुगतान समय पर करके सीधा उनके बैंक खातों में भेजा जा रहा है। अभी तक 7,513.62 करोड़ रुपए किसानों के खाते में स्थानांतरित किए जा चुके हैं। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि सरकार ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि रबी 2022 की फसल गेहूं की खरीद का पैसा फसल की खरीद होने के 72 घंटे के अंदर अंदर किसान के बैंक खाता में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। डिप्टी सीएम ने बताया कि इस बार सरसों की खरीद के लिए 92 मंडियां तैयार की गई थी, जबकि गेहूं के लिए 411 मंडियां, चना के लिए 11, जौ की खरीद के लिए 25 मंडियों में पूरे प्रबंध किए गए थे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय PhD में दाखिले के लिए 6 जून से करें आवेदन। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय प्रशासन ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए PhD में दाखिले संबंधी अधिसूचना को जारी कर दिया है। लोक संपर्क विभाग के उप निदेशक डॉक्टर दीपक राय बब्बर ने बताया कि ऐसे योग्य उम्मीदवार शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए PhD के विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 6 जून से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर या ऑनलाइन पोर्टल IUMS के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून 2022 निर्धारित की गई है।
महर्षि कश्यप जयंती पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने खोला पिटारा की बड़ी घोषणाएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में आयोजित महर्षि कश्यप जयंती समारोह के दौरान भारी जनसमूह को संबोधित करते हुए कश्यप समाज के लिए कई महत्वपूर्ण और बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि महर्षि कश्यप के जन्मोत्सव को रिस्ट्रिक्टेड अवकाश की लिस्ट में शामिल किया जाएगा। महर्षि कश्यप की जीवनी पर शोध के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में महर्षि कश्यप चेयर स्थापित की जाएगी, जिसके लिए इस वर्ष 15 लाख की राशि विश्वविद्यालय को दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि करनाल सेक्टर 14 का चौक महर्षि कश्यप के नाम से होगा तथा जुंडला राजकीय कॉलेज का नाम महर्षि कश्यप के नाम पर रखा जाएगा। मनोहर लाल ने कहा कि महर्षि कश्यप की जयंती हर साल ऐसे ही राज्य स्तरीय समारोह आयोजित करके मनाई जाएगी तथा उनके नाम पर एक अंत्योदय कौशल रोजगार केंद्र भी खोला जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कश्यप समाज की 4 धर्मशालाओं करनाल, कुरुक्षेत्र, बिलासपुर और सफीदों के लिए 44 लाख रुपए अनुदान की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए और सबके समुचित विकास के लिए हर जिले में एक अंत्योदय कौशल विकास केंद्र खोला जाएगा ताकि हुनर की पहचान कर उसे तराशा जाए और युवाओं के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर खुल सके। परंपरागत खेती छोड़ किसान ने आड़ू व अमरूद के लगाए बाग, अब हो रहा मालामाल। पारंपरिक खेतीबाड़ी जब घाटे का सौदा बनने लगी व पैदावार घटने लगी तो ढाणी गोपाल के किसान शुभम जाखड़ ने आड़ू व अमरूद का बाग लगाने की ठानी। शुरुआत में साथी किसानों ने प्रयोग को लेकर डराया भी, लेकिन शुभम जाखड़ आगे बढ़ते रहे। आज आड़ू व अमरूद के 2 एकड़ बाग से 6.5 लाख रुपए की सालाना आमदनी कर रहे हैं। BA पास किसान शुभम जाखड़ बताते हैं कि अब 2 एकड़ के बाग से अच्छी खासी आमदनी हुई तो उन्होंने 5.5 एकड़ जमीन पर और बाग लगा दिया है। अगली साल तक वो भी फल देना शुरू कर देगा। अब उनके पास 7.5 एकड़ का बाग हो गया है। उनका कहना है कि धान व गेहूं की खेती पानी ज्यादा मांगती है, इससे जल स्तर घटता जा रहा है। उस जल स्तर को बचाने के लिए बागवानी की तरफ रुझान बढ़ाया है। अमरूद व आड़ू का बाग लगाकर अन्य किसान भी अच्छी आमदनी कर सकते हैं। पानी की बचत में बागवानी खेती सबसे बेहतर है। किसान बताते हैं कि उन्होंने अपने बाग में साने पंजाब व नकटीन आड़ू व इसार सफेदा अमरूद की किस्म के पौधे लगाए हुए हैं। खाने में इसकी क्वालिटी लाजवाब होती है। किसान बताते हैं कि उन्होंने 2 एकड़ के बाग में 700 पौधे लगाए हुए हैं। अब सालाना 2 एकड़ के बाग से आड़ू के ठेके से 4,10,000 रुपए व अमरूद का 2.5 लाख रुपए की कमाई हो रही है। बाग में पौधे की निराई गुड़ाई समय पर करते हैं। 2018 से गेहूं व धान की फसल छोड़कर बागवानी की खेती शुरू की थी। हिसार सफेदा किस्म का अमरूद 10 महीने तक फल देता है। इस अमरूद में कीड़ा नहीं लगता है। सबसे ज्यादा इस अमरूद की डिमांड रहती है। गोबर के खाद का प्रयोग किया जाता है। जैविक खाद ही पूरे बाग के पौधों को देते हैं। यूरिया खाद का एक भी दाना इस्तेमाल नहीं होता। साइबर अपराधी अपराध करने के नए नए तरीके अपना रहे हैं। आमजन जागरूकता से ही साइबर अपराधों के चंगुल से आने से बच सकते हैं। कुरुक्षेत्र पुलिस द्वारा साइबर अपराधों के प्रति आमजन को जागरूक किया जा रहा है। आजकल सातिर विज्ञापन दी जाने वाले एप्लीकेशन के जरिए लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। सातिर सामान खरीदने व बेचने वाले भोले भाले लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। यह बातें पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र डॉक्टर अंशु सिंगला ने आमजन को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करते हुए कही। इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए डॉक्टर सिंगला ने बताया कि आज इंटरनेट की दुनिया में हर व्यक्ति कंप्यूटर व मोबाइल से जुड़ा हुआ है। हर किसी की नौकरी या पढ़ाई मोबाइल व कंप्यूटर तकनीक से व संसाधनों से जुड़ी हुई है। इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, वॉलेट, UPI संबंधी धोखाधड़ी से बचने के लिए लोगों को सावधानी बरतने की जानकारी दी जा रही है। फेसबुक हैकिंग, बारकोड के माध्यम से होने वाले फ्रॉड, व्हाट्सएप हैकिंग से बचाव, फर्जी वेबसाइट से होने वाले फ्रॉड के संबंध में सावधानियां बरतने के बारे में आमजन को जागरूक किया जा रहा है। पद्म पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित केवल ऑनलाइन ही होंगे स्वीकार। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर घोषित होने वाले पद्म पुरस्कारों, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री के लिए ऑनलाइन नामांकन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पद्म पुरस्कारों के लिए 15 सितंबर 2022 तक नामांकन कर सकते हैं, जबकि नामांकन व अनुशंसाएं मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को भेजने के लिए अंतिम तिथि 15 अगस्त 2022 तय की गई है। पूर्ण रूप से भरे हुए नामांकन ईमेल ID politicalbranch-csc@hry.gov.in पर भिजवाए जा सकते हैं। पद्म पुरस्कार यानी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। साल 1954 में शुरू किए गए इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। इन पुरस्कारों के जरिए विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के विशिष्ट कार्य या योगदान को सराहा जाता है। ये पुरस्कार सभी क्षेत्रों या विषयों जैसे कि कला, साहित्य व शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान व इंजीनियरिंग, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग इत्यादि में विशिष्ट व असाधारण उपलब्धियों या फिर सेवा के लिए दिए जाते हैं। जाति, पेशा, पद या फिर महिला पुरुष के आधार पर भेदभाव किए बिना ही सभी व्यक्ति ये पुरस्कार पाने के पात्र हैं।
ओटीएस स्कीम, बकाया राशि का भुगतान कर उठाएं 100% ब्याज माफी का लाभ। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा है कि हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं के हित में हरियाणा महिला विकास निगम के ऋणों के बकाया ब्याज को माफ करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट यानी ओटीएस स्कीम चलाई जा रही है। इसके तहत लाभार्थी मूल ऋण की पूरी बकाया राशि का भुगतान एक मुश्त या फिर 6 किस्तों में 1 जून 2022 तक लौटाता है तो उसका सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। उपायुक्त मुकुल कुमार ने बातचीत करते हुए कहा कि ये योजना उन ऋणियों को कवर करेगी जिनका ब्याज 31 मार्च 2019 को निगम को भुगतान के लिए बकाया है। योजना 31 मार्च 2019 को डिफॉल्ट रूप से मूल राशि पर लागू होगी, लेकिन उसके बाद भुगतान की गई मूल राशि शामिल नहीं होगी। ऋण लेने वालों को 6 महीने के भीतर इसका लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी। यदि ऋणी द्वारा बकाया मूल राशि को एक मुश्त या फिर 6 किस्तों में 6 महीने के भीतर चुका दिया जाता है तो वह लाभार्थी महिला ब्याज की 100% छूट के लिए पात्र होगी। HBSC रिजल्ट 2022 अपडेट। हरियाणा बोर्ड कब जारी करेगा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट? देखिए लेटेस्ट अपडेट। हरियाणा के सभी छात्र रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और सभी छात्र इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि कब हरियाणा बोर्ड रिजल्ट की घोषणा करेगा। बता दें कि हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन HBSC जल्द ही 10वीं और 12वीं की परीक्षा का परिणाम जारी कर सकता है। परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bses.org.in पर ऑनलाइन जारी किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक HBSC 10वीं या 12वीं का रिजल्ट जून महीने में जारी कर सकता है। गौरतलब है कि करीब 7 लाख छात्र हरियाणा बोर्ड 10वीं 12वीं के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। आमतौर पर मार्च में होने वाली परीक्षा का परिणाम HBSC द्वारा 50 दिनों के भीतर जारी कर दिया जाता है। चूंकि इस साल परीक्षाओं के आयोजन में देरी हो रही थी, इसी वजह से रिजल्ट में भी देरी हो रही है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि हरियाणा बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट जून के मध्य तक जारी कर सकता है। फिलहाल छात्रों को स्पष्ट तिथि के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखनी होगी। बिट्स भिवानी जॉब्स, तकनीक और विज्ञान संस्थान भिवानी में आई बम्पर भर्ती, फटाफट करें आवेदन। तकनीक और विज्ञान संस्थान भिवानी यानी बिट्स द्वारा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट अथवा संविदा आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक है वो अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 जून 2022 तय की गई है। लाइब्रेरियन पदों के लिए आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए। वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर क्लर्क कम टाइपिस्ट आवेदक स्नातक पास होने चाहिए तथा टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। वहीं ऑफिस असिस्टेंट कम अकाउंटेंट उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए तथा उन्हें क्लर्क पद पर कार्य का कम से कम 5 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। वहीं लैब अटेंडेंट के पदों के लिए आवेदक 10वीं पास होने चाहिए। उन्हें इसमें निम्न पद पर कार्य का कम से कम 3 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। पीएन पद के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होनी चाहिए। वहीं स्वीपर या गार्डनर के लिए शैक्षणिक योग्यता कोई भी निर्धारित नहीं की गई है। उम्मीदवार पढ़ने लिखने योग्य होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को इन पदों पर आवेदन भेजने के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु की बात करें तो 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु 42 साल होनी चाहिए। छुट्टी में बना रहे हैं घूमने का प्लान तो जरूर घूम आइए ये 10 जगह हैं। यह बात तो आप भी मानते होंगे कि घूमने से न सिर्फ तनाव दूर होता है बल्कि आपके ज्ञान में भी वृद्धि होती है। जाहिर है जब आप घूमेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत है। और केवल खूबसूरत ही क्यों, घूमने से आपको अलग अलग स्थानों, संस्कृति और खान पान का भी पता चलता है। तो जिन लोगों को घूमने फिरने का शौक है या फिर जो लोग अपनी फैमिली के साथ घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपको फौरन इन जगहों की सैर जरूर करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं टॉप 10 जगह। सबसे पहले नंबर 1 आता है नैनीताल, दूसरा कसौली, फिर बिनसर, ऋषिकेश, औली, साधुपुल, चैल, शिमला, कुफरी और गोवा। हमारे जीवन में घूमना उतना ही आवश्यक है जितना बाकी कुछ। घूमने से तनाव दूर होता है और कुछ समय के लिए हम अपनी सारी मुश्किलों को दूर कर खुलकर जी पाते हैं। इसलिए दोस्तों और परिवार के साथ वक्त वक्त पर घूमने का प्लान जरूर बनाना चाहिए। वैसे जिन 10 स्थान के बारे में हमने आपको बताया है, इन जगहों पर आपको प्रकृति की असली खूबसूरती देखने को मिलती है। और तो और यहाँ पर आप नदियों, तालाबों, झरनों, वादियों और जंगलों की सैर भी कर सकते हैं। बेरोजगारों को रेलवे ने दी बड़ी सौगात, 7000 रेलवे स्टेशन पर भर्ती होंगे 6 लाख सेल्समैन। रेलवे ने एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत बेरोजगारों को बड़ी सौगात दी है। ताजा जानकारी के अनुसार इंडियन रेलवे जल्द ही 7000 रेलवे स्टेशनों पर 6 लाख सेल्समैनों की भर्ती करने की सोच रहा है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर योजना के तहत कम से कम 2 स्थायी स्टॉल खोले जाएंगे, जिसमें प्रत्येक शिफ्ट में कम से कम 2 सेल्समैन की भर्ती की जाएगी। रेलवे बोर्ड के सदस्य यानी वित्त ने 20 मई को सभी जोनल रेलवे महाप्रबंधकों को वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं एक अन्य खबर के अनुसार भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुक करने के नियमों में मामूली बदलाव किया है। इसके बाद अब कम समय में टिकट बुक हो जाएगा। अब IRCTC की वेबसाइट से टिकट बुक करने पर डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं पूछा जाएगा। रेलवे मंत्रालय की तरफ से इस आदेश को लागू कर दिया गया है।
एक से ज्यादा बैंकों में अकाउंट होने पर कटेंगे पैसे, नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। अगर आपके भी एक से ज्यादा बैंक में अकाउंट है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी साबित हो सकती है। बैंकिंग नियमों में हुए बड़े बदलाव के बाद अब अगर आपके भी मल्टीपल बैंक अकाउंट हैं तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसा होने पर बैंक की ओर से आपको मेंटेनेंस चार्ज लग सकता है। इतना ही नहीं, अगर आप टैक्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट से सलाह लें तो वो भी आपको सिंगल अकाउंट रखने की सलाह देते हैं। अगर आपके भी कई बैंकों में अकाउंट है तो पहला और बड़ा नुकसान मेंटेनेंस को लेकर भी है। सभी का अपना अलग अलग मेंटेनेंस चार्ज, डेबिट कार्ड चार्ज, SMS चार्ज, सर्विस चार्ज, मिनिमम बैलेंस चार्ज होता है। यानी जितने बैंकों में अकाउंट होंगे आपको उतने अलग अलग चार्जेस देने होंगे। साथ ही अगर मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो इसके बदले बैंक तगड़ा चार्ज वसूलते हैं। अगर किसी सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में 1 साल तक किसी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं किया जाता है तो वह इनएक्टिव बैंक अकाउंट में बदल जाता है। 2 सालों तक ट्रांजैक्शन नहीं होने पर वह डोरमेंट अकाउंट या फिर इन ऑपरेटिव में बदल जाता है। ऐसे में आपके साथ फ्रॉड होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपका मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो हर महीने हजारों रुपए केवल मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने में लग जाएंगे। इससे आपके इन्वेस्टमेंट पर असर होता है। जिस पैसे पर आपको कम से कम 7 से 8% तक का रिटर्न मिलना चाहिए वह पैसा आपका मिनिमम बैलेंस के रूप में मेंटेन करने में लग जाता है। इसी पैसे को सही जगह निवेश करने पर कम से कम 7 से 8% तक का रिटर्न आसानी से पाया जा सकता है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।